का हर यूनिट की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और हर यूनिट को पढ़ने का तरीका अलग है। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, अगर अगर आपको क्या करना है, अगर आपको जेनेटिक्स पढ़नी है या बायोटेक पढ़नी है, तो रटने से काम चल जाएगा क्या? ये आपने भी देखा है, अभी अभी पढ़ के आए हो आप लोग, बताओ। बायोटेक या जेनेटिक्स रटने से काम चल जाएगा? रटने वाले चैप्टर्स नहीं है वो, है ना। अच्छा, वहीं अगर मैं बात करूं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कैसे पढ़ोगे? जो यूनिट है रिप्रोडक्शन, उसमें रटना पड़ेगा या समझना पड़ेगा? कुछ चीजें रटनी भी पड़ेंगी और कुछ चीजें समझनी भी पड़ेंगी, ऐसा ही है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो आपको क्या करना है, समझना पड़ेगा। कैसे हार्मोन्स अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं उसमें, कई सारी चीजें हैं, जैसे नाम है उसमें बहुत सारे। ठीक है, वो आपको समझने भी पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, तो याद करने पड़ेंगे। तो इस बारे में अब अगर मैं बात करूं इसकी, अब मैं आपको बोलता हूँ रिप्रोडक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिप्रोडक्शन में आप देखते हो कि समझ में आ जाती है वो। ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी लगती है। ठीक है, फ्लो 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 में निकल जाता है वो, चैप्टर इजी है। जेनेटिक्स इंटरेस्टिंग है क्योंकि जेनेटिक्स में याद करने वाली चीजें कम है, समझने वाली कॉन्सेप्चुअल चीजें बहुत ज्यादा है। फिर मैं आता हूँ बायोटेक में। बायोटेक में बोलता हूँ कि बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि कब क्या हो जा रहा है। ठीक है, चैप्टर इजी है नो डाउट, लेकिन थोड़ी भी चीजें इधर उधर बेसिक्स अगर गड़बड़ है तो फिर बायोटेक पकड़ना मुश्किल है। जैसे कि काफी बच्चों को दिक्कत होती है एमआरएनए साइलेंसिंग में। एमआरएनए साइलेंसिंग में किसी को दिक्कत है अभी? और कोई? नहीं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसका भी इलाज है। तो जिसको भी, अब बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन, ये वाला जो चैप्टर है, इसमें कोई भी दिक्कत हो या अपने कॉन्सेप्ट दोबारा फ्रेश करने हो, या आपको ऐसा हो कि यार रिवीजन की जरूरत ही ना पड़े, मतलब ऐसा हो जाए कि रिवीजन की जरूरत ना पड़े बोर्ड के एग्जाम तक। ठीक है, बस थोड़ा सा देख लिया, कोई टेस्ट वेस्ट है तो काम चल जाए, तो ऐसा हो जाएगा ये चैप्टर। अगर आप लोग, आपको क्या करना है, बस संडे को आना है, संडे को क्लास होगी, पूरा चैप्टर कवर होगा। संडे को 11 बजे, मोस्ट प्रोबेबली 11 बजे ही होती है हमारी क्लास, संडे को 11 बजे। ठीक है, पूरा चैप्टर होगा बायोटेक एप्लीकेशन। ठीक है, जैसा इस संडे हुई थी, इस संडे हमने 11 चैप्टर आई थिंक, इस संडे वो पूरा चैप्टर कवर किया था। अब देख लो पूरा चैप्टर ठीक हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ठीक से? हाँ, ठीक है। तो ऐसा ही बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन, ऑल्दो मैंने सब चीजें थॉरोली कवर की है, लेकिन एक बार दोबारा से, ठीक है, कुछ बीच में रह गया हो, ऑनलाइन में नेटवर्क इशू या जो भी कुछ भी रह गया हो, तो मैं संडे को सब क्लियर कर देंगे, सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। अब बात आती है इकोलॉजी की। जेएस पे नहीं है, वर्टेक्स पर है। ठीक है, वर्टेक्स पर आना है आपको। ठीक है, आदर्श नगर। और हाँ, इकोलॉजी बता रहा था मैं। इकोलॉजी देखो सबसे आसान यूनिट में बोला जाता है। ठीक है, यानी कि इस पर थोड़ा सा, इसीलिए ये आपके मार्क्स बनवाएगी भी और कटवाएगी भी। क्यों? क्योंकि इकोलॉजी अगर आप समझ रहे हो, इकोलॉजी में थियोरिटिकल है भाई, इकोलॉजी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, बहुत इजी है। इन्वायरमेंट सभी को समझ में आता है, लेकिन बस आपको क्या करना पड़ेगा, लिखनी पड़ेगी, थोड़ा सा थियोरेटिकली बढ़ाना पड़ेगा कंटेंट अपना। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा जोर देना, और एनसीईआरटी को जहां जहां मैं बोलूं वहां वहां चाहो तो एनसीईआरटी लेकर बैठ सकते हो, और वहां वहां एनसीईआरटी को फॉलो करना, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज, एनसीईआरटी बहुत अच्छी लिखी गई है इकोलॉजी में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग 13 चैप्टर से। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, सबसे पहला ही यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। देखो क्या होता है, जब हम शुरुआत से अगर देखें, आप ये जो 36 37 38 चैप्टर पढ़ते हो बायो में टोटल, 11th और 12th दोनों को मिलाकर, इसमें आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज होता है, फ्रॉम सेल टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, या फिर देखो इकोलॉजी। इकोलॉजी का क्या मतलब होता है? इकोलॉजी का मतलब होता है, ठीक,
इकोलॉजी का क्या मतलब है? इको, इको वर्ड आया है ग्रीक से, जिसका मतलब है इकोस। और लोजी, लोगस का क्या मतलब होता है? स्टडी। इकोस का क्या मतलब है? होम। घर के बारे में जानना। तो भैया घर के बारे में जानना मतलब आप गृह विज्ञान तो नहीं पढ़ा रहे? मतलब होम साइंस नहीं है इसका मतलब। यहाँ घर हम किसको मानकर चल रहे हैं? हेलो। पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को, पूरे के पूरे अर्थ को, ठीक है, उसको हम पूरा होम लेकर चल रहे हैं, एज होम। तो इसीलिए बोला उसकी स्टडी करना, इसको आप क्या बोल रहे हो, इसको हमने बोल दिया इकोलॉजी। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन बनता ही बनता है। पहला ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। और इसको बाकी बच्चे देखना क्या करते हैं, इग्नोर करके चले जाते हैं, ये समझ ही नहीं आता है कि क्या दिया हुआ है, ठीक है, और इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। देखो क्या दिया हुआ है इधर। ऑर्गेनिज्म इन इट्स इन्वायरमेंट में, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इससे पहले शुरुआत होती है आपके बायो में सेल्स से। सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म है टिश्यूज, है ना? टिश्यूज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। और ऑर्गन जुड़कर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म बॉडी। और या फिर आप उसको ऑर्गेनिज्म भी बोल देते हो, है ना? अच्छा, ऑर्गेनिज्म ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक पॉपुलेशन मिलेगा, बनेगा। नहीं नहीं, पॉपुलेशन बनेगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जुड़ेंगे तो क्या बोल दोगे उसे? पॉपुलेशन बोल दोगे। और बहुत सारे पॉपुलेशन जुड़ेंगे तो क्या बोल दोगे उसे? ये कम्युनिटी है। और बहुत सारे कम्युनिटी जुड़ेंगे तो आपको क्या बोलोगे? एक बायोम बन गया। समझ आया? हर एक एस्पेक्ट के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट। तो जैसा हम देखते हैं कि ecology at its organismic level is essentially physiological ecology which tries to understand how different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproduction। यहाँ पर आप देखते हो कि हर ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए क्या सेम काइंड ऑफ इन्वायरमेंट की जरूरत है, या हर ऑर्गेनिज्म को आप देखते हो वेरियस ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको सरवाइव करने के लिए अलग टेम्परेचर की, अलग अलग सीजन की, अलग देखते हो इन्वायरमेंट की जरूरत है सबको अलग। किसी को रेन फॉरेस्ट चाहिए, किसी को डेजर्ट चाहिए, तो किसी को टुंड्रा फॉरेस्ट चाहिए। ऐसा है या नहीं है? पोलर बियर, क्या आप इधर जू में देखे आपने पोलर बियर? पॉसिबल है पोलर बियर को जू में रखना? बताओ। नहीं, क्यों? क्यों भाई? हाँ, तो ऐसा ही आप देख रहे हो अलग अलग तरह के टेम्परेचर, अलग अलग तरह के यहाँ बायोम्स दिख रहे हैं। ये बायोम्स क्या होते हैं? जैसे डेजर्ट एक तरह का क्या है? बायोम है। डेजर्ट एक तरह का बायोम है। ग्रासलैंड एक तरह का बायोम है, ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एक तरह का बायोम है। टेम्परेट फॉरेस्ट बायोम है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट बायोम है। आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा, ये सब क्या है? बायोम्स है, बायोम के टाइप्स है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? दो लाइन चीजें दी हुई है। एक तो मीन एनुअल टेम्परेचर दिया हुआ है इधर। मीन एनुअल टेम्परेचर का क्या मतलब है? यहाँ मीन एनुअल टेम्परेचर का मतलब है कि कितना टेम्परेचर रहता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, आप लोग मुझे इस ग्राफ में देखकर बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं भाई, इधर डेजर्ट में कितना टेम्परेचर रहता है, तो क्या बोलोगे? डेजर्ट का टेम्परेचर क्या है? देखो ग्राफ ग्राफ। हाँ, 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है सिर्फ। देखो, डेजर्ट का टेम्परेचर, डेजर्ट कौन सा है? डेजर्ट कौन सा है? ये वाला है ना डेजर्ट आपका? ये है ना डेजर्ट? तो 25 कहाँ से हो गया ये? हम्म। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 20 या 22 तो नहीं बोल सकते आप। ये जो टेम्परेचर है वो कहाँ से शुरू हो रहा है?
फाइव से शुरू हो रहा है और कहाँ, मान लो इसको 22 23। हाँ, तो अब आपसे बोलेगा कि एक ऐसा ऐसा बायोम है जिसमें टेम्परेचर रहता है 5 से 23 डिग्री सेल्सियस का। तो आप क्या बोलोगे, कौन सा बायोम है वो? डेजर्ट है। समझ आया कैसे देखना है ये ग्राफ? अच्छा, अब मुझे एक ऐसा ऐसा बायोम ढूंढ के दिखाओ इसमें जिसका टेम्परेचर 10 to 20, 10 to 22 रहता है। 10 to 22 रहता है। राइट, टेम्परेट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड कौन बोल रहे हैं? थोड़ा सा देख के बोलो। अच्छा, ऐसे कौन से जूम, ये लो। फॉरेस्ट है, इनके बारे में देख लो। ये इनका क्या मतलब है? डेजर्ट आपको पता है, डेजर्ट के बारे में कुछ बताने की जरूरत है? ग्रासलैंड पता है, घास के मैदान। ठीक है। ट्रॉपि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होता है और टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होता है? ट्रॉपिकल ये नाम से आया है। ट्रॉपिकल नाम से है ये रीजन। ये जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं ना, ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, ठीक है, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अर्थ के रीजन होते हैं, लैटिट्यूडनल रीजन। जैसे फॉर एग्जांपल ये है अर्थ, और ये है इसका सेंटर पर क्या होता है इसका? राइट, इक्वेटर। इक्वेटर से यहाँ पर ऐसा ठीक है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे। फिर इधर देखो, और एक, ठीक, ऐसा। तो अब आता है छियासठ डिग्री, सबसे टॉप पर। क्या बोलते हो आप? सबसे आर्कटिक नहीं, सबसे टॉप पर तो वो मिलेगा ना आपको, या तो दो यहाँ पर है, पोल्स है यहाँ पर। क्या है यहाँ पर? हम्म, दो पोल्स हैं यहाँ पर। तो ये जो दो पोल्स दिखते हो आप, इसमें ऊपर वाला है नॉर्थ पोल, नीचे वाला है साउथ पोल। जो ऊपर वाला पोल है उसको क्या बोल देते हो आप? जो ऊपर वाला पोल है इसको आर्कटिक है ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या है? हेलो, नीचे क्या है? नीचे क्या है? अंटार्कटिक है। ठीक है। तो आर्कटिक और अंटार्कटिक देखो, आर्कटिक वाले रीजन में जो ट्रीज पाए जा रहे हैं वो है आपका, देखो, माइनस माइनस टेम्परेचर में जा रहा है इसका। ऐसे याद रख सकते हो, इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्कटिक में ऑब्वियसली, जब आर्कटिक यहाँ पर है, आर्कटिक कहाँ मिलेंगे? यही मिलेंगे ना। आर्कटिक और अल्पाइन यहाँ पर बर्फ से ढके हुए पेड़ देखे आपने? तो बर्फ से नुकीले नुकीले से जो पेड़ होते हैं, क्रिसमस ट्री वाले, वो वो यहाँ इन रीजन में पाए जाएंगे, ठीक है, अर्थ के इन रीजन में। इक्वेटर ये है अपना, 0 डिग्री पे, ठीक है। इसके ठीक ऊपर क्या मिलेगा आपको? ट्रॉपिकल, ठीक है। इसके इधर भी क्या है? ट्रॉपिकल। इधर क्या होता है? टेम्परेट। इधर वाले जो फॉरेस्ट होते हैं इनको क्या बोलते हो? टेम्परेट। डिफरेंस समझ आया क्या होता है ट्रॉपिकल, क्या होता है टेम्परेट? हाँ बोलो। ग्रासलैंड बताइए, घास के मैदानों को कहते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कोनीफेरस। तो कोनीफेरस देखा, और नाम से समझो, कोन, कोन जैसे, इसलिए है, इसलिए बोल दिया क्या, कोनीफेरस। ये तुमने वो देखे होंगे, क्या बोलते हैं, मैं दिखा देता हूँ इसको। ये जो, जहां पर भूत वाली मूवीज जो बनती है, तो सब कोनीफेरस फॉरेस्ट में बनती है, ठीक है। ये ये देखिए, समझ गए ना? ये सब लंबे लंबे ये जो ट्रीज होते हैं, कोनीफेरस ट्रीज बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये अब हमको समझ आ गया समझ इन सब का नाम नाम, ठीक है। अब देखो, आपसे क्वेश्चन क्या बोलेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताओ, टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको बोल दिया टेम्परेचर है
0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, और प्रेसिपिटेशन होती है वहां पर 50 सेंटीमीटर की प्रेसिपिटेशन है। कौन सा ग्रास, कौन सा, सॉरी, कौन सा ये आपका बायोम है बताओ? ग्रासलैंड। ठीक है, अच्छा अगर ये बोल दिया उसने, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कितनी रेनफॉल हो रही है वहां पे। ठीक है, एनुअल प्रेसिपिटेशन कितनी वर्षा होती है। तो देखो, अगर आप यहाँ देखो तो डेजर्ट वाले एरियाज में कितनी वर्षा हो रही है? बहुत कम। कितना हो रही है? 50 सेंटीमीटर से हो रहा है। अच्छा इधर देखो, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? सबसे ज्यादा बारिश होती है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। तो देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कितना बारिश हो रही है? 400 सेंटीमीटर का। ठीक है, पूरे साल का बता रहा है, 400 सेंटीमीटर। पूरे साल 400 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है। तो ये एनुअल प्रेसिपिटेशन इसको बोलते हैं। ठीक। अच्छा, और यही आर्कटिक रीजन हो गए या फिर अल्पाइन रीजन हो गए, यहाँ भी उतना ज्यादा बारिश होती नहीं है। ठीक है, बर्फ से गिरे हुए क्या ही बारिश होगी। सबसे ज्यादा बारिश अगर आपसे पूछे कि बारिश सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेंगे, तो आप क्या बोलोगे? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, टेम्परेट फॉरेस्ट में, कॉनीफेरस फॉरेस्ट में, सीरीज वाइज, है ना। और सबसे कम कहाँ देखने को मिलेंगे? डेजर्ट में। और क्या बोला? ये आर्कटिक और अल्पाइन। ठीक है, और ग्रासलैंड भी बोल सकते हो। ग्रासलैंड में भी उतनी ज्यादा कोई बारिश नहीं होती है। तो अब आप इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हो? याद करने के लिए एक टेबल बना सकते हो। ठीक है, सबसे आसान तरीका है, एक सेकंड में बताता हूँ इसको, क्योंकि इस पर क्वेश्चन तो बनेगा ही। आया था क्या कुछ ऐसा क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं? अच्छा, हाँ तो बस मैं बोल रहा हूँ, इसको याद करने का जरूरी है, इसको याद करना। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे? अ, रुक जाओ। तो देखो, अरे माइक किसका ऑन है? लिलीमा, बंद करो भाई इसको। देखो, सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ? टेबल। टेबल में एक तरफ लिख दिया, ऐसे ही याद करना। ठीक है, मीन एनुअल टेम्परेचर। ठीक है, इन डिग्री सेल्सियस। और इधर मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। मीन एनुअल टेम्परेचर और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। अब मैं मीन एनुअल टेम्परेचर लिख रहा हूँ। ठीक है, मीन एनुअल टेम्परेचर लिख रहा हूँ, 5 से 22। ठीक है, टेम्परेचर। और यहाँ जो बारिश होगी, वो बारिश कितनी हो रही है इधर? बारिश हो रही है 0 से, ये सेंटीमीटर में, 0 से 50 भी, हाँ 50-40 तक बारिश हो रही है। ठीक है, और ये क्या है अपना? डेजर्ट है। ठीक है, फिर इधर टेम्परेचर होता है इधर 0 से 25। 0 से 25। और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना है? कितना है? 50, 40 से 100 तक।
ठीक है। और ये क्या है हमारा, ग्रासलैंड है। चलो नेक्स्ट, टेम्परेचर है -10 से 0 के आसपास। टेम्परेचर है -10 से 0, और प्रेसिपिटेशन है 0 से 100। 0 से 100। और ये क्या है, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा फॉरेस्ट। अच्छा, अब आता है कौन अपना, ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस 0 से 15, 0 से 15 डिग्री सेल्सियस। और इसका प्रेसिपिटेशन कितना है, 50 से लेकर इधर आ जाता है 250 तक। अब इजी हो जाएगा ऐसे याद करना, कोनीफेरस फॉरेस्ट। फिर आता है लास्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट। तो टेम्परेट फॉरेस्ट में टेम्परेचर कितना है, 10 से 22। 10 से 22। अच्छा, 22-25 तक टेम्परेचर जा रहा है इसका, 25 कर दो इसको। ठीक है। और बारिश क्या हो रही है, बारिश हो रही है कितना, कितना है ये, 70 से 220। ठीक है। टेम्परेट फॉरेस्ट हो गया। अब है क्या अपना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का टेम्परेचर कितना रहता है, 20 से 25। ठीक है, ठीक ठाक टेम्परेचर है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। और बारिश, बारिश बहुत होती है। तो बारिश होती है शुरुआत 170 से लगभग लगभग 430। ठीक है, याद हो जाएगा ये। देखो, डेजर्ट, ग्रासलैंड, आर्कटिक, अल्पाइन, कॉनिफेरस, टेम्परेट, और क्या बोला, ट्रॉपिकल। तो इसको इस तरह से याद करना, ये पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर यहाँ अलग अलग तरह के आपको बायोम्स दिखाए हैं। मेजर बायोम्स जो इंडिया में पाए जाते हैं, क्या, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है ऑब्वियसली, डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है, डेजर्ट मिलता है, सी कोस्ट मिलते हैं। ठीक है। अगर कोई भी, सुनो, अगर कोई भी इन्वायरमेंट है, ठीक है, इस चैप्टर का ही क्या नाम है, पॉपुलेशन है या ऑर्गेनिज्म है, उसको सरवाइव करने के लिए, ठीक है, क्या क्या चीजें, क्या क्या मेजर एबायोटिक फैक्टर्स चाहिए होते हैं, उन बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो चीज चाहिए, एबायोटिक फैक्टर। क्या क्या एबायोटिक फैक्टर, मतलब बायो की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले टेम्परेचर चाहिए उसको सरवाइव करने के लिए, और क्या चाहिए बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पीएच, पानी का पीएच चाहिए, हाँ। और सरवाइव करने के लिए आपको और क्या चाहिए, सनलाइट, लाइट चाहिए, और सॉइल चाहिए, है कि नहीं। तो यही चार पांच, वाटर चाहिए कि नहीं, सरवाइव करने के लिए लाइट चाहिए, सॉइल चाहिए, यही चार, तीन चार चीजें चाहिए। ठीक है। इन इन तीन चार चीजों को क्या बोलते हो, जिसके लिए क्या करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है इन पर, इसको क्या बोल रहे हो, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स है। तो ईच ऑर्गेन, अच्छा, टेम्परेचर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप देखते हो टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी भी करता है। ठीक, टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी करता है यहाँ पर। और अलग अलग बायोम में वो हमने देख लिया कैसे कैसे अलग अलग बायोम में कितना कितना टेम्परेचर, किसी का तो माइनस में टेम्परेचर जा रहा है किसी बायोम का, और वहीं हम देख रहे हैं किसी का हाई, आप देख रहे हो बहुत 100 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है, कहीं कहीं तो माइनस में टेम्परेचर चले जाते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं 100 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस जहाँ हो रहे हैं। ठीक।
एक यहाँ पर अब पूरी एनसीईआरटी अगर आप पढ़ने बैठोगे, सुनो, एनसीईआरटी को सेलेक्टिवली पढ़ना है इकोलॉजी के लिए, और जितना मैं बता रहा हूँ उसको अंडरलाइन कर सकते हो आप, ठीक है। अदरवाइज ये पीडीएफ तो मैं भेज ही दूंगा। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो पढ़ना है आपको, यू आर अवेयर दैट डिक्रीजिंग प्रोग्रेसिवली from equator to towards the poles and from plains to mountain tops। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहना चाह रहा है कि टेम्परेचर इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है, इकोलॉजिकली रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है, लेकिन ये टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज होता है जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हो। तो ये मैंने आपको लेटिट्यूडनल रेंजेस बता दिए थे सब। तो इक्वेटर कहाँ दिखा था आपको, ये ये है इक्वेटर, ठीक है, ये है इक्वेटर। तो इक्वेटर से बोल रहा है, और पोल्स कहाँ है, नॉर्थ पोल ऊपर और नीचे भी तो है, और ये है साउथ पोल। ये बोल रहा है कि अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाना शुरू करते हैं, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाना शुरू करते हैं, चाहे तो आप ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ जाना शुरू करो या फिर साउथ पोल की तरफ जाना शुरू करो, टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, जब हम, क्या होना चाहिए, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज होगा। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है, बाकी सब चीजें इजी हो जाएंगी। एक और बात बोला कि जब हम प्लेन से, प्लेन समझ रहे हो, नॉर्मल ग्राउंड लेवल से माउंटेन हिली एरियाज पर जाते हैं, तो भी टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है टेम्परेचर। माउंटेन पे जाने में ऑब्वियसली डिक्रीज ही होगा ना यार, हिली एरियाज में जैसे जैसे जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो इसने लिखा है यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है। तो डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डिक्रीज ही होता जाएगा, कभी ऐसा नहीं इंक्रीज देखोगे, फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स एंड फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन टॉप्स, ठीक है, ये भी डिक्रीज ही होगा। इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल ऑफ पोलर एरियाज इन हाई ऑल्टीट्यूड्स। ये लाइन याद रखना, ठीक है, जो अंडरलाइन की गई हो चीजें उन्हें याद रखना है, बाकी सब रीड कर जाओ, भूल भी जाओ चलेगा, ठीक है, लेकिन जो बता दो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। It ranges from sub-zero level in polar areas and high altitudes to more than 50 degrees Celsius in tropic desert in summer. There are, however, unique habitats such as thermal springs and deep sea hydrothermal vents where average temperature exceeds 100 degrees Celsius. It is general knowledge that अब देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर थोड़ा सा लिस्ट, ये क्या बोल रहा है कि अलग अलग तरह के टेम्परेचर मिलते रहते हैं। एक बात बोल रहा है कि मैंगो ट्रीज तो ना, ये पूछता है क्वेश्चन मैंगो ट्रीज, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया कि मैंगो ट्रीज डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज। टेम्परेट कंट्रीज में नहीं मिलेगा वो, कहाँ मिलता है, हमेशा ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है, ठीक है। टेम्परेट कंट्रीज जैसे कि कनाडा, जर्मनी, क्या इन रीजन में मैंगोज ग्रो होते हैं क्या, बताओ, इंपॉर्टेंट है ये, नहीं ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। स्नो लेपर्ड्स, स्नो लेपर्ड्स आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट। हाँ भाई, स्नो लेपर्ड्स जो है, सब इंपॉर्टेंट लाइंस है ये, इस सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके। ये सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताओ मैंगो ट्रीज डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी, व्हाई? स्नो लेपर्ड्स आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट, व्हाई? ट्यूना फिश आर रेयरली caught, ट्यूना फिश आर रेयरली caught beyond ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स इन द ओशन। जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स बताए थे अभी आपको मैंने, ये है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। ये देखो, ट्यूना फिश इसी रीजन में मिलेगी, ठीक है, ट्यूना फिश किस रीजन में मिलेगी, ये ट्रॉपिकल रीजन में मिलेगी। अब बोला कि ये जो टेम्परेट कंट्रीज है ट्रॉपिकल के आगे, बताया अभी ट्रॉपिकल के आगे क्या है, ये जो टेम्परेट रीजन है, यही इन टेम्परेट रीजन्स में हमें क्या देखने को मिलता है, कभी भी आम उगते हुए नहीं दिख सकते और उग भी नहीं सकते, ठीक है। ट्यूना फिश हमेशा
ट्रॉपिकल के बाहर नहीं मिलती है। स्नो लेपर्ड्स केरला में नहीं पाए जाते। इसका कोई खास रीजन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या रीजन रहेगा? यही क्वेश्चन है आप लोगों का, कई बार प्रीवियस ईयर पूछा गया है, बताओ। और कोई? बोलो। रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो चाहिए, सुटेबल टेम्परेचर जो चाहिए। हाँ, ठीक है। तो ये देखो, यू कैन अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन यू रियलाइज दैट इट अफेक्ट्स द काइनेटिक ऑफ एंजाइम थ्रू इट मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म है, वो मेटाबॉलिज्म पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पर वर्क करता है। ठीक है। इट अफेक्ट्स द काइनेटिक्स ऑफ द enzyme and through it and through it the metabolic activity and other physiological function of the organism. A few organism, अब ये लाइन भूल के भी मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट। A few organism can tolerate and thrive a wide range temperature. एक कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है। अब एक बात सुनो, जैसे अगर डॉग है, एनिमल है, इसको मैं कहाँ ले जाऊं? किधर ले गया? मैं चाइना ले गया, ठीक है, लद्दाख ले गया, क्या ये सरवाइव कर जाएगा? क्यों नहीं करेगा यार? कम होता है वहां टेम्परेचर, लेकिन फिर भी सरवाइव कर जाएगा, ऐसा नहीं नहीं कर पाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं इसको कहाँ ले जाता हूँ? मैं इसको ले जाता हूँ केरला, कर जाएगा सरवाइव? केरला में भी सरवाइव कर रहा है, ये दिल्ली में भी कर रहा है, लखनऊ में भी। मतलब इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं है, कहीं भी जाके सरवाइव कर रहे हैं। बिल्ली, है ना, जैसे काव वगैरह। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि भाई ये जो स्पेसिफिक पोलर बियर है, पोलर बियर को तो माइनस के बाहर अगर मैं थोड़ा सा ले गया, मान लो ये पोलर रीजन है, ये है पोलर रीजन, मान लो अंटार्कटिका वाला। यहाँ से मैं ऊपर की तरफ ले गया इसको, श्रीलंका, ज्यादा ऊपर नहीं, श्रीलंका ले गया, क्या ये या ऑस्ट्रेलिया इधर है, ऑस्ट्रेलिया ले गया, क्या ये सरवाइव कर जाएगा? नहीं, नहीं सरवाइव कर पाए। कहना क्या चाहते हो भैया? कहना ये चाहते हैं कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। ठीक है। मतलब किसी भी टेम्परेचर में ले जाओ, इधर उधर डुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका बहुत नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो परफेक्ट अपने टेम्परेचर पे, थोड़ा भी इधर उधर हिलाए नहीं सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो इनका कोई नाम भी होगा, हाँ बिल्कुल। A few organism can tolerate and thrive in a wide range of temperature। यही डेफिनेशन लिख कर आना, यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल में जब डेफिनेशन पूछा जाए, आपको आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। यूरी, यूरी मतलब वाइड, और स्टेनो मतलब नैरो। जो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पर, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो। उनको क्या बोलते हैं? स्टेनोथर्मल। और जो वाइड रेंज पर पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? यूरोथर्मल। गोविंद, समझ में आ रहा है? ठीक है। इसमें बस इतना रखना, देखो क्या पढ़ना है टेम्परेचर में, क्या पढ़ना है हमको और क्या याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट आप टेम्परेचर में ये याद रखोगे, क्या याद रखोगे सबसे पहला पॉइंट टेम्परेचर में? जैसे जैसे इक्वेटर से हम लोग पोल्स की तरफ जाएंगे और प्लेन से माउंटेन की तरफ जाएंगे, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। दूसरी बात जो टेम्परेचर में याद रखनी है, हाईलाइट करने वाली, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनेंगे, वो यही है, इससे बाहर कई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। हाँ, इस पूरा पेपर प्रिडिक्टेड है, देखो। तो यहाँ पर बोला, ये वाला क्वेश्चन एक बनेगा आपका। ठीक है। ये देखो,
बोला टेम्परेट कंट्रीज कनाडा, ये तीसरी बात ये बताइए आपको कि मैंगो, दूसरी बात सॉरी, मैंगो ट्रीज डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी, स्नो लेपर्ड्स आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट, ट्यूना फिश आर रेयरली caught beyond tropical latitude in the ocean। इसका रीजन यहाँ पर दिया हुआ है कि significance of temperature to living organism when you realize that it affects the kinetics of the enzyme through its metabolic activity and other physiological function। आप अपनी लैंग्वेज में ये लिख सकते हो कि हर ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए सिग्निफिकेंट टेम्परेचर चाहिए अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करने के लिए, इसीलिए उसे क्या चाहिए होगा, रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए होगा। इसीलिए आप देखोगे कि भाई टेम्परेट कंट्रीज में आपको मैंगो उगते हुए नहीं दिखेंगे, स्नो लेपर्ड्स सिर्फ और सिर्फ आपको स्नो वाले रीजन में मिलेंगे। केरला में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ट्यूना फिश जो है वो हमेशा आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, टेम्परेट वाले रीजन में मिलेगा, ठीक है, इक्वेटर के आसपास नहीं मिलेगा, ट्रॉपिकल में नहीं मिलेगा। तो दीज आर द, फिर आपको फोर्थ, थर्ड चीज जो बताइए आपको जो याद रखना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेनोथर्मल एंड यूरीथर्मल, याद रहेगा। स्टेनोथर्मल एंड यूरीथर्मल, स्टेनोथर्मल क्या होता है, वाइड या नैरो, स्टेनोथर्मल होता है आपका नैरो, ध्यान रखना। और यूरीथर्मल क्या होता है, वाइड रेंज। नेक्स्ट, वाटर। अब देखो जैसे हमने पढ़ा भाई, वाटर का भी तो अपना अपना पीएच होता है, ठीक है। तो वाटर इज another most important factor influencing the life of organism। In fact, life on earth originated in water। ठीक है, आप बोलते हो कि लाइफ का जो ओरिजिन है वो भी कहाँ से हुआ है, वाटर से ही हुआ है। एट इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर, बिना पानी के कहाँ ही सरवाइव कर पाएंगे। इट्स अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट दैट ओनली स्पेशल अडेप्टेशन मेक इट पॉसिबल फॉर ऑर्गेनिज्म टू लिव देयर। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन of plants is also heavily dependent on water। ठीक, तो पानी के बिना सरवाइव करना ये बोल रहा है कि मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। You might think that organisms live in ocean, lakes and rivers should not face any water related problem, but it is not। आपको लगता होगा कि भाई जो ऑर्गेनिज्म पानी में रह रहे हैं, क्या उनको पानी की कमी होती होगी कि नहीं होती होगी, क्या उन्हें वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम होती होंगी कि नहीं होंगी। जो ओशियन में रह रहे हैं, जो लेक में रह रहे हैं, जो रिवर में रह रहे हैं, उनको पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। हेलो हेलो, अंशिका, आवाज आ रही है। ये बताओ कि जो ऑर्गेनिज्म ओशियंस में, लेक्स में या रिवर में रह रहे हैं, क्या उनको वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती होंगी या नहीं। कई तरह का वाटर भी तो है, जरूरी नहीं है वाटर स्कैरसिटी हो। फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी, केमिकल कंपोजिशन, पीएच वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत मैटर करता है, ठीक। कई ऐसे, जैसे कई ऐसे, अब यहाँ भी देखते हो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी में सरवाइव कर जाते हैं। वाइड रेंज के लिए क्या, कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम, यूरी। और नैरो के लिए स्टेनो, स्टेनो। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ ऐसे, दोबारा से यहाँ पे डिफरेंस पूछेगा आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूरी हैलाइन एंड स्टेनो हैलाइन। तो सिंपल है, सेम चीज है। देखो क्या बोला, द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज ऑल्सो हैवीली डिपेंडेंट ऑन वाटर। यहीं पर लिखा है, फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी केमिकल कंपोजिशन, यहाँ से द salt concentration measured as salinity in per thousand is less than 5 inland water, 30 to 35 in the sea and 100 in hypersaline lagoons। ठीक है, ये वाली लाइन, सम ऑर्गेनिज्म आर टॉलरेंट टू वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। देखो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी में पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलना चाहिए, यूरी या
यूरी हलाइन। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बट आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज, तो उनको क्या बोलेंगे? स्टेनो हलाइन। ठीक है। Many freshwater animals cannot live long in sea water and vice versa. आप क्या करो, फ्रेश वाटर फिश को अगर लाकर समुंदर में डाल दोगे, क्या वो सरवाइव कर पाएगी? एंड वाइस वर्सा, सी वाटर वाले को अगर एक्वेरियम में डाल दोगे वो मर जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स है जो इन्हें फेस होगी, क्योंकि उनका जो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी है वो इसी तरह से डिजाइंड है कि वो सी वाटर में ही सरवाइव कर सकती है, या फिर जो फ्रेश वाटर वाली है वो फ्रेश वाटर में ही सरवाइव करेगी। समझ आया क्या क्या चीजें हैं? जो इम्पोर्टेंट मार्क्स हैं उनको मत भूलना। ठीक है। हेलो। ऑडिबल। ठीक। लाइट, अब आते हैं हम लाइट पर। लाइट क्यों जरूरी है भाई? लाइट, एक तो आप देखते हो इधर फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पाएगा अगर लाइट नहीं होगी, है ना? photosynthesis नहीं हो पाएगा। A process is only possible when sunlight is available as a source of energy. We can quickly understand the importance of light for living organism, particularly autotrophs. Autotrophs के लिए तो लाइट के बिना काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। Many species of small plants, herbs, shrubs growing in forest are adapted to photosynthesize optimally under low light condition because they are constantly overshadowed by टॉल कैनोपी ट्रीज। अब कई ऐसे ट्रीज देखते हो आप, ठीक है, कई ऐसे ट्रीज देखते हो जो घने घने फॉरेस्ट है। मान लो ऐसे फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट है, ये इतने घने फॉरेस्ट है। क्या आपने सुना होगा अफ्रीका के जंगलों में इतनी इतने घने घने फॉरेस्ट हैं, क्या यहाँ तक सनलाइट पहुंच पाती होगी, जमीन तक? हम्म। नहीं, बहुत कम या ना के बराबर पड़ता है। तो नीचे जो छोटे छोटे हर्ब्स, ये कहना जा रहा है, नीचे नीचे जो छोटे छोटे हर्ब्स और शर्ब्स होते हैं, वो अपनी लाइट की रिक्वायरमेंट कैसे कंप्लीट करते होंगे? मैनी प्लांट्स आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। ठीक है। अच्छा, तो वो बहुत कम पे इतना ज्यादा अडेप्ट कर चुके हैं वो, कि बहुत कम सनलाइट पे भी वो सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि वो ओवरशेडोड है बाय टॉल एंड कैनोपीड ट्रीज। मैनी प्लांट्स many plants are dependent on sunlight to meet their photoperiodic requirement for flowering. For many animals to light is important. कुछ बहुत एनिमल्स के लिए क्या है कि लाइट इंपॉर्टेंट है। क्यों? यहाँ पर दो टर्म्स इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, देखो। एक होता है डायरनल और नॉकटर्नल। ठीक है। डायरनल, हाँ, कौन होते हैं? डायरनल वो होते हैं जो दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। ठीक है। और नॉकटर्नल कौन होते हैं? जो, सॉरी, डायरनल वो होते हैं जो दिन में जागते हैं और रात में सोते हैं, हम लोग जैसे। ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो लाइट होने पर सो जाते हैं और रात में जागते हैं, जैसे कि निशाचर, उन्हें नॉकटर्नल बोलते हैं। ठीक है। समझ आई ये बात? हेलो। अरे बहुत एग्जाम्पल है भाई, उल्लू, आउल, जितने सारे प्रीडेटर्स होते हैं ये। आउल, उल्लू रात में जागता है। ठीक है। लाइट इज important in that they use the diurnal and seasonal variation in light intensity and duration photo period as cues for timing their foraging, reproductive and migratory activities. कई ऑर्गेनिज्म को क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए या फिर माइग्रेशन के लिए भी लाइट की जरूरत पड़ती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद द टेम्परेचर सिंस द सन इज द सोर्स फॉर बोथ। भाई, ये लाइट जो है वो लिंक है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। क्योंकि सनलाइट इज द ओनली सोर्स विच इज प्रोवाइडिंग बोथ। सनलाइट क्या, सन से क्या मिल रहा है हमें? दोनों ही चीजें मिल रही है। टेम्परेचर कैसे मिल रहा है बताओ? हीट जो मिल रही है वो भी इसी सनलाइट से ही मिल रही है, और लाइट भी कहाँ से मिल रहा है? इसी से मिल रहा है। तो ये इसीलिए बोल रहे हैं दोनों का सोर्स है। बट यहाँ से आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इसको अंडरलाइन करेंगे आप। क्योंकि सनलाइट दोनों ही चीजों का सोर्स है, ठीक है, लाइट का भी और टेम्परेचर का भी। लेकिन जैसे आप 500 मीटर डीप इन द ओशन जाना शुरू करो, कभी देखा हो नेशनल जियोग्राफी चैनल पे या फिर डिस्कवरी पर, ठीक है, तो आप ये देखो, क्या इसके नीचे
तो पूरा डार्क रहता है, सनलाइट पहुंच पाती है क्या? हेलो। 500 मीटर से नीचे सनलाइट पहुंच पाती है क्या? नहीं, सनलाइट नहीं पहुंच पाती। अब अगर सनलाइट ही नहीं पहुंचती है, लेकिन भैया हमने ये तो देखा है कि नीचे प्लांट्स होते हैं, देखा है? नीचे प्लांट्स तो होते हैं, अगर नीचे सनलाइट ही नहीं पहुंची है तो वहां पर जो अनस, समझ में आ रहा है? तो वहां जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस कैसे करते होंगे वो? जब वहां सनलाइट ही नहीं मिल रही है तो वहां फोटोसिंथेसिस कैसे करते होंगे? ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ध्यान रखना। तो आपका आंसर होता है कि नीचे सनलाइट तो नहीं पहुंच पाती है, लेकिन सोलर रेडिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। तो यूवी कंपोनेंट जो होता है, जो कई ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है, द स्पेशल स्पेक्ट्रल quality of solar radiation is important for life. The UV component of the spectrum is harmful to many organisms, while not not all the color components of the visible spectrum are available for marine pigments living at different depth of the ocean. ठीक है? अगर आप कभी देखो तो उस यूवी रेडिएशन की मदद से क्या करते हैं वो, अपना फोटोसिंथेसिस एंड ऑल करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सनलाइट एक्चुअल तो नहीं पहुंच रही डार्क डेप्थ इन द ओशियन में, लेकिन किसकी मदद से वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं? अगर आपसे पूछे तो यूवी कंपोनेंट की मदद से। हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है। अब एक बात, ये इसी वजह से आप ये नोटिस कर पाते हो कि यहाँ पर रेड, ग्रीन, ब्राउन, अब वहां पर आपको ग्रीन प्लांट बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्या वहां पर घने घने बड़े बड़े पत्तों वाले ग्रीन प्लांट्स दिखते हैं क्या समुद्र के अंदर? कि वहाँ रेड रेड ग्रीन, रेड ब्राउन, ब्लू, ऐसे अलग अलग अतरंगी कलर के दिखते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल एक्ट कब करेगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सनलाइट तो पहुंच ही नहीं रही है वहां पर। यही क्वेश्चन ध्यान रखना। ठीक है। लास्ट फैक्टर पर पहुंचते हैं हम। लास्ट फैक्टर क्या है हमारा? लास्ट है हमारा सॉइल। तो सॉइल, सॉइल की अगर मैं बात करूं, सॉइल के बारे में सुनो। सॉइल के बारे में बोल रहे, द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल in different places vary. It is dependent on the climate, the weathering process, whether the soil is transported or sedimentary, and how soil development occur. Various characteristics of the soil, such as soil composition, grain size, and aggregation, determine the per location and water holding capacity of the soil. These characters, along with parameters such as pH, mineral composition, and topography, determine to a large extent the vegetation in any area. This in turn dictates the type of animal that can be supported. Similarly, the aquatic environment, the sediment characteristics often determine the type of benthic animal they can thrive there. समझ आया? कुछ समझ आया? हेलो। अरे पैरा समझ आया क्या कहना चाहता है? बता रहा हूँ, पहले ये बताओ पैरा क्या कहना चाहता है। बताओ क्या कहना चाहता है, ये क्या बोल दिया मैंने, ये भी क्या पढ़ दिया? बोलो। हम्म। कोई भी बता सकता है। बताओ। तुम ही बताओ। हम्म। हम्म। ठीक। और कोई? क्या नाम है? प्रिया मौर्य। कहाँ लिखा है? अरे जो रिसना होता है ना, रिसना नहीं होता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पर कितना पानी रिस रहा है, रिसना समझते हो? बस उसी को बोलते हैं। तो ये इस इसका कोई सार बता दो मुझे, इसका क्या कहना चाहता है ये सॉइल वाला पे? भूमि, चनप्रीत, इशिका, अनस, अंशिका,
श्वेता, नीलिमा। हाँ ठीक है। हाँ, और बताओ यार, क्या इसका यहाँ क्या मतलब है? देखो सब लिखा हुआ है, सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, बताओ जल्दी। क्या कहना चाहता है? एक लाइन में सब मतलब समझ आ जाएगा इसका। इशिका, चनप्रीत, लिलिमा, अनस, अंशिका, भूमि। कहाँ है भाई सब? बताओ जल्दी, फिर रैप अप करें। हम्म। अच्छा। हम्म। ठीक है। ठीक। और तो तुमने सिर्फ पढ़ के हिंदी बना रहे हो, तुम ये सुन रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो? एनिमल्स को मिनरल चाहिए, मतलब क्या कहना चाहते हो? एनिमल्स को मिनरल चाहिए, सॉइल वाला मिनरल क्यों चाहिए? हाँ, बताओ अनस, क्या बोल रहे हैं? हेलो अनस, बताओ, समझाए जरा। यही कह रहा है। हम्म। क्या? चनप्रीत, बताओ भाई, क्या कहना चाहता है? देखे जरा, शब्दों को समझने की क्या कितनी कैपेसिटी है। वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है? इशिका, हेलो इशिका, बताओ बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, तुमने समझा तो दिया। मैं चलो ठीक है, मैं बताऊंगा लास्ट में। श्वेता, लिलिमा, बताओ यार कुछ। श्वेता, लिलिमा, आवाज आ रही है? कहाँ है भाई? देखो मैं बता देता हूँ। मैंने पूछा था, ये पूरा इतना सब कुछ इसने बोल दिया, वो सब ठीक है, ये कहना क्या चाहता है? बस एक बात आपको पकड़ कर चलनी है, एक लाइन में सब सम अप हो जाता है इसका। ये बस इतना कहना चाहता है कि जिस तरह का सॉइल होगा, उस तरह का वहां पर
वेजिटेशन ग्रो होगा। क्लियर? जिस तरह का वहां पर सॉइल होगा, उस तरह का वहां पर वेजिटेशन ग्रो होगा, उस तरह के वहां पर प्लांट्स ग्रो होंगे, एनिमल्स नहीं, एनिमल्स डायरेक्ट नहीं, ठीक है। उसके जो मिनरल्स होंगे, उसके जो मिनरल्स होंगे, हम्म, उसके, हम्म, हाँ, तो सॉइल, जिस तरह का वहां पर सॉइल है, क्लेई है, ठीक है, सैंडी है, ठीक है, वेरी कर सकता है ऑब्वियसली, अलग अलग टोपोग्राफी पे, अलग अलग प्लेसेस पर, अलग अलग रीजन पर, अलग अलग क्लाइमेट पर, ठीक है, किस तरह का उसका वेदरिंग हुआ है, किस तरह से वो टूटा है, इस हिसाब से वो वेरी कर सकता है सॉइल, ठीक है। अब हर सॉइल का अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, कंपोजिशन होता है, ग्रेन साइज होता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग इन्वायरमेंट से वो टूट कर आ चुका है, और इसी हिसाब से उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होता है, ठीक है, रिसाव करने की जो क्षमता है वो भी होती है, पीएच अलग होता है, मिनरल कॉम्पोजिशन अलग होता है। टोपोग्राफी का मतलब होता है कि जैसे अलग अलग रीजन, टाइप ऑफ रीजन, जैसे कि लैंड हो गया, माउंटेन हो गया, ठीक है, प्लेट्यू हो गया, तो अलग अलग रीजन पे आप, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो वहां पर काली मिट्टी मिलेगी, तो वहां पर अलग तरह के वेजिटेशन होगा। तो बस एक लाइन में अगर मुझे ये सम अप करना हो ये पूरा पैरा, तो बस इतना बोलना है आपको कि जिस तरह का सॉइल होगा, ठीक है, अलग अलग टाइप, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल मिलेगा, डिफरेंट प्लेसेस पर वेरी करेगा, लेकिन जिस तरह का सॉइल होगा उस तरह का वहां पर वेजिटेशन होगा ऑब्वियसली, और जिस तरह का वेजिटेशन होगा उस तरह के वहां पर एनिमल्स होंगे। बस, समझ आया? समझ आया पैरा क्या कहना चाहता है? हेलो? और इसका मतलब था यहाँ पर मिनरल्स मिनरल्स जो बोल रहा था ना ये, कि ये एनिमल्स के पास मिनरल्स कहाँ से है? भाई मिनरल्स तो वेजिटेशन में आएगा ना, वो जो प्लांट्स है वो मिनरल्स अपडेट करेंगे। हाँ, वो फाइनली जाएगा एनिमल्स के पास, ठीक है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है ये। अब बारी आ रही थी ये कि ये बेंथिक, बेंथिक एनिमल्स क्या होते हैं? तो बेंथिक एनिमल्स वो, ठीक है, जो सरफेस पर रह सकते हैं, ठीक है, लोअर सरफेस पर जो पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे जो समुद्र तल पर कहीं होते हैं, सी बेड पर पाए जाते हैं, या कई ऐसे देखे होंगे आपने जो कहाँ पाए जाते हैं, भाई रिवर का जो सरफेस है, ठीक है, कुछ प्रॉन्स होते हैं वो रिवर के सरफेस पर जो पाए जाते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी सेम केस। समझ आया क्या ये टॉपिक सॉइल वाला? ठीक है। हेलो? सभी को आ गया ये सॉइल, ये चार चीजें समझ आ गई सभी को? देखो आज क्या क्या चीजें याद हो जानी चाहिए, देखो, एक तो ये ग्राफ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या बोला, एक तो ये ग्राफ बोला, ठीक है, आज की क्लास का सार अगर मैं बताऊं। दूसरा, कुछ पॉइंट्स बताए मेजर एबायोटिक फैक्टर में। टेम्परेचर, टेम्परेचर में ये बताया ये डिक्रीज करेगा जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो मैंगो ट्रीज कांट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज। फिर बताया आपको यूरी, यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल, यूरी हेलाइन और स्टेनोहेलाइन। लाइट के बारे में, लाइट के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका कि फोटो पीरियोडिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इधर जैसे जैसे डेप्थ में जाना शुरू करोगे आप, जैसे जैसे डेप्थ में जाना शुरू करोगे ये देखोगे कि भाई ये यहाँ पर सनलाइट नहीं पहुंच रही है तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, यूवी कंपोनेंट। फिर बताया यहाँ पर ये सॉइल के बारे में क्या लिख दोगे, सॉइल के बारे में बोलोगे जिस तरह का अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का सॉइल वेरी करेगा, ठीक है, क्योंकि वो क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, वेदरिंग प्रोसेस पर, और क्या सेडिमेंट्री प्रोसेस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, सेडिमेंटेशन, क्योंकि अलग अलग तरह का जो बहाव आ रहा है नदियों का, ठीक है, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का सेडिमेंट हो रहा है, उसी तरह का वहां पर रॉक्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप देखो कि ये है हिली एरियाज है, यहाँ से पानी का झरना गिर रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर, यहाँ पर क्या बन जाता है, एक प्लंज पूल बन जाता है यहाँ, ठीक है। फिर पानी आगे आगे बहता है, आगे आगे प्लेन रीजन में जाता है, और प्लेन रीजन में वो क्या लेकर जा रहा है, प्लेन रीजन में वो अपना जो भी मिनरल्स, सॉइल, ये सब चीजें लेकर जा रहा है। उसके बाद आप देखते हो यहाँ
इसी की वजह से वो सब मटेरियल जो है वो गोल 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 घूम रहा है। इसी वजह से आप क्या देखते हो नदी के आसपास कैसे पत्थर मिलते हैं आपको, गोल गोल पत्थर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो गोल गोल पैटर्न में ही क्या आ रहा है, घूमते हुए आ रहा है। वहीं से आप देखोगे कहीं शुरुआत में मिट्टी अलग मिलेगी, फिर आगे थोड़ा सा आप जाओगे, ठीक है, अलग मिलेगा। और जहां पर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है या जहां डेल्टा मिलता है, वहां पर अलग तरह की मिट्टी मिल रही है। इसी और फाइनली जो सबसे नर्चर्ड जो सॉइल मिलती है वो रीजन मिलता है आपको समवेयर इन उत्तर प्रदेश, इंडिया की अगर मैं बात करूं। इसीलिए बोलते हैं कि वहां पर वेजिटेशन भी अच्छा होता है, और वेजिटेशन अच्छा है तो वहां पर एनिमल्स और काफी ऑर्गेनिज्म भी अच्छा रहते हैं, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है, यही एक चीज एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। सॉइल, वेजिटेशन और एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपसे बोलूं कि सैंडी सॉइल है, ठीक है, तो वहां वेजिटेशन भी कैसा ग्रो हो रहा है, कैक्टस ग्रो हो रहा है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में क्या वहां हाथी मिलेंगे आपको? रेगिस्तान में क्या हाथी मिलेंगे? हेलो, नहीं मिलेंगे ना। ल- ठीक है, क्या मिलेगा वहां पर? वहां पर आपको रेटल स्नेक मिल सकता है, ठीक है, या ऊंट मिलेंगे, कैमल्स मिलेंगे, जो वहां सरवाइव कर सकता है, ठीक है। या आप देखो जहाँ बड़े बड़े ट्रीज हैं, वहां आपको क्या मिल रहे हैं, हाथी मिल रहे हैं। तो सेम वे, वाइस वर्सा। बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में रिस्पॉन्सेज किस तरह से होते हैं एबायोटिक फैक्टर्स पर, क्या होते हैं रेगुलेटर्स, क्या होते हैं कन्फर्मर्स, माइग्रेट कैसे करते हैं ऑर्गेनिज्म, सस्पेंड कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कथा समाप्त। राधे राधे।